इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिब्रेलिन के बारे में। जय हिंद एवरीवन। जिब्रेलिन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी क्या है और इसके बाद से फिर हम लोग देखेंगे कि ये इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, कैसे ये बनता है प्लांट में, और फिर एंड में देखेंगे कि इसके मेन क्या इसके काम है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने किया ना। तो अगर कोई बता सकता है कि सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, तो वो कमेंट में अपना आंसर प्लीज दे। और इसकी डिस्कवरी एक योग्य था। योग्य मतलब कि एक पहले ये इस चीज़ को डिस्कवर नहीं कर रहे थे जिब्रेलिन को, वो किसी और चीज़ की खोज में थे। लेकिन अचानक से ये चीज़ मिल गई। ये जो बीमारी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो बीमारी आप लोग देख पा रहे हो, ये जो बीमारी आप लोग देख पा रहे हो, ये सारी बीमारी एक धान के खेत में होती है। ये एक धान का पौधा है, जिसके अंदर उसके जो बाल होते हैं, उसकी जो बाली होती है जिसमें हेयर वाला बाल नहीं है भाई, इसके दाने हैं। तो उसके जो दाने होते हैं ना, उसमें चावल ना होके एक कुछ पाउडरी सब्सटेंस जैसा बनने लगता है और वो बहुत ही काला-काला होता है, पाउडर जैसा, ठीक है? पाउडर उसका येलो जैसा हो जाता है। तो अब वो जो सीडलिंग है, ये सीडलिंग कैसी होगी? फ़ॉल्स होगी ना, मतलब है तो ये धान की बट इसमें चावल नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसकी? फ़ॉल्स सीडलिंग। ये जो बीमारी थी, ये बीमारी एक खास तरह के फंगी से होती है, एक खास तरह के फंगी से होती है और उस फंगी का नाम क्या है? इस फंगी का नाम है जिब्रेला फिजिक्यूराई। जिब्रेला, ये है उस फंजी का नाम। जिब्रेला फिजिक्यूराई क्या करता है? इस धान में फॉल्स सीडलिंग करता है। तो ये बड़ी ही अजीब बात है कि हम लोग जिब्रेला फिजिक्यूराई के काम को देख रहे थे कि वो कैसे उस फॉल्स सीडलिंग करता है। लेकिन उसी दौरान इन लोगों ने पाया कि जिब्रेला फिजिक्यूराई कुछ ऐसा रिलीज़ कर रहा था, जो कि एक पौधे के जो कि एक पौधे के स्टेम को क्या कर दे रहा है, ज़्यादा ग्रोथ कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक पौधा का इतना छोटा-सा साइज़ था, ठीक है? ये हमारा पौधा है धान का, लेकिन जैसे ही ये जिब्रेला फिजिक्यूरा इस पे वर्क करता है, तो इसका इंटरनोड इलोंगेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ये पौधा थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ उन्होंने पाई, ठीक? तो जिब्रेला फिजिक्यूराई कि इससे हम लोगों को पता करना था कि भाई फॉल्स सीडलिंग कैसे होती है ना? ये साइंटिस्ट ढूँढ रहे थे। साइंटिस्ट का नाम मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि यार जिब्रेला फिजिक्यूराई की वजह से जो इसका स्टेम का जो साइज़ है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है? उसका लेंथ बढ़ जाता है पौधे का। और ये बात सबसे पहले हमें किसने बताई? सबसे पहले हमें ये बताई कुरोसावा ने। हालाँकि कुरोसावा ने इस से निकलने वाले केमिकल के बारे में नहीं बताया कि क्या चीज़ निकल रहा था। तो वो जो चीज़ निकल रही थी उसका नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है? क्या है जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड कैसे निकलता है, ये बात हमें 2 साइंटिस्ट ने बताई। अगर आपका आंसर सही रहा कमेंट में, तो वहाँ पे तो लाइक सब्सक्राइब तो मिलेगा ही भाई। और नहीं पता आपको तो फिर आंसर हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है भाई? याबूटा। याबूटा और सुजुकी, है ना? सुजुकी। ये 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि जिब्रेलिक एसिड आइसोलेट करके उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वो करता कैसे है, क्या काम कर रहा है। दे जस्ट डन आइसोलेशन ना। इन्होंने क्या किया, बस आइसोलेशन किया कि हाँ भाई, एक कुछ कोई केमिकल है जो कि निकलता है, ये बात इन्होंने बताई, आइसोलेशन किया। लेकिन सबसे पहले किसने बताया इस के काम को किसने देखा? जिब्रेलिन जो होता है वो स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करेगा, ये बात हमें दूसरे साइंटिस्ट ने बताया और हम लोग उसी के नाम पे हम लोग फाइनली कहते हैं, और उनका नाम था कुरोसावा। उनका नाम क्या है? जो डिस्कवरर हमारे हो जाएँगे, देखो, वो हमारे कौन है? कुरोसावा, ठीक है? कुरोसावा क्या है? एक डिस्कवरर है, जिन्होंने पहली बार ये बताया कि जिब्रेलिन जो निकलता है फुलिश सीडलिंग में, वो स्टेम के ग्रोथ को इस तरह से स्टेम की ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ये समझते हैं कि ये प्लांट के कौन से पार्ट से निकलता है ना, मेनली ये प्लांट के कौन से पार्ट से निकलता है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो प्लांट में
प्लांट में आप देखोगे कि उसके पास 2 हिस्से, मतलब है तो बहुत सारे हिस्से, लेकिन जो मेन जो 2 हिस्से मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वो कौन कैसे हैं? वो आपको है रूट का टिप और यंग लीव्स, है ना? तो जो यंग लीव्स होते हैं ना, यंग लीव्स एंड टिप ऑफ स्टेम, है ना? टिप ऑफ स्टेम। तो इन दोनों पार्ट से क्या निकलता है? आपका जिबरेलिन निकलता है। ये चीज़ आप याद रख लोगे। इन दोनों पार्ट से आपका जिबरेलिन निकलता है। तो देखो हैंडराइटिंग में मत जाना, क्योंकि हैंडराइटिंग थोड़ी-सी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वाइट ये टैब पे लिखने की, धीरे-धीरे सुधर जाएगी, ठीक? मेन क्या है कि अब हम लोग समझेंगे कि जिबरेलिन कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, अब ये चीज़ें को हम लोग एक बार देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा जिबरेलिन, सबसे ज़्यादा जो हमको मिलता है जिबरेलिन, वो जी19 में मिलता है। मतलब जी19 हमारे जिबरेलिन का एक टाइप है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये किसमें मिलेगा? ये आप मतलब पूरे प्लांट में सबसे ज़्यादा अगर आपको जिबरेलिन एसिड देखना है, तो जिबरेलिन के अलग-अलग रूप होते हैं, जिसमें से आपका ये जिबरेलिन का ये वाला रूप आपको याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा है आपका जी20, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। लेकिन ये दोनों ही, अगर आपको पाना है कि जिबरेलिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो आपके पास 2 ऑप्शंस तो हैं भाई, टिप ऑफ रूट में, स्टेम में, और यंग लीव्स में मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको सबसे ज़्यादा देखना है जिबरेलिन, तो आपको मिलेगा वो कहाँ पे? डेवलपिंग सीड में, ठीक है? किसमें मिलेगा? डेवलपिंग सीड में। होप सो कि ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर चीज़ें क्लियर हो रही है तो एक बार कमेंट में अपना जवाब देते जाना, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो, ठीक? नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इससे कुछ सवाल भी पूछूँगा, जब मैं मेरी दूसरी वीडियो आएगी, तो आप लोग उसमें जवाब ज़रूर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी हम लोग चलेंगे किसके बारे में? अब हम लोग चलते हैं कि भाई बायोसिंथेसिस कैसा हुआ, है ना? बायोसिंथेसिस सबसे पहले किसने की और कैसे की, है ना? बायोसिंथेसिस ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो जेआरएफ नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो ग्रेजुएशंस में हैं। जो बच्चे 11th-12th में हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि भाई प्लीज़ ये वीडियो को थोड़ा-सा बायोसिंथेसिस वाले सेक्शंस को आप स्किप कर दो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि बायोसिंथेसिस कैसे होता है। तो इसमें आइसोप्रेनॉल जो होता है, आइसोप्रेनॉइड, आईपीपी है, पायरोफॉस्फेट, ये कंडेंस होके क्या होता है? ये कंडेंस होता है हमारा, और कंडेंस होके क्या बना देगा? ये कंडेंस होके जीजीपीपी बनाता है, ग्रेनाइल ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट बनाता है। उसके बाद से ये क्या बनाता है? ये कन्वर्ट होता जाता है, ये बना देता है एंड क्वारिन, ठीक है? ये बनाता है एंड क्वारिन। ये चीज़ जो मैंने बनाया, ये क्या है हमारा? ये प्लास्टिड में। तो ये चीज़ कहाँ बन के तैयार होगी? ये चीज़ हमारी बन के तैयार हुई है प्लास्टिड में, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिड के बाद से वो निकल के चला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये कहाँ चला जाएगा? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पूछोगे कि रफ है कि स्मूथ है, ये रफ में चला जाएगा, ठीक है? देख, तो वहाँ पे रफ और स्मूथ दोनों ही जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जाके फिर क्या बना देता है? ये 2 रूप बनाता है, Ga12, और उसके बाद से ये इसका हाइड्रॉक्सिलेशन होगा, 13 कार्बन का ऑक्सीडेशन, ठीक? यहाँ पे हो जाता है हाइड्रॉक्सिलेशन 13 कार्बन पे, फिर फाइनली Ga2 से आप, सॉरी, Ga12 से आप क्या बना देते हो फिर? Ga53, ठीक है? देन Ga53 आपका फिर फाइनली ये दोनों ही आप कन्वर्ट कर देते हो किसमें? इसको Ga19। और यही जो Ga19 है बेटा, बहुत एक्टिव होता है, और यही सारे जीएस में पाया जाता है। अब आपने जिब्रेलिन तो बना दिया, अब जिब्रेलिन किसी प्लांट के खास हिस्से में बहुत बना है, लेकिन उसको आपको क्या करना है? पूरे प्लांट के हर हिस्से में पहुंचाना है, तो आप किसके थ्रू ले जाओगे? तो प्लांट के पूरे हर हिस्से में पहुंचाने के लिए आप ले जाओगे कहाँ से? जाइलम एंड फ्लोएम से। मजा आ गया भाई, सारा समझ में आ गया हम लोगों को कि आइसोप्रेनाइल पायरोफॉस्फेट से फिर वो कंडेंस हो गया, ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट बनाया, फिर उसके बाद से एंड क्लोरीन कहाँ बना? प्लास्टिड में, फिर वो चला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देन Ga1253 एंड देन Ga19 बन गया। यही चीज तो हमें चाहिए थी, है ना? क्या चाहिए थी? यही चीज चाहिए थी, और ये चीज हमारी बन गई। देन हम लोग ने जाइलम फ्लोएम से उसको ट्रांसफर कर दिया। तो होप्स हो कि ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो बेटा अब आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हम लोगों को पढ़ना है कि भाई ये फंक्शन क्या करता है ना? ये क्या-क्या फंक्शन करता है, ये चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो इस पे आप डाल दो हेडिंग
ये फंक्शन क्या करता है? फंक्शन इसका बहुत ही मजेदार है और एंटागोनिस्ट है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको एक एक करके नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखो फंक्शन क्या है इसका। सबसे पहला फंक्शन है कि स्टेम का इलोंगेशन करेगा, जैसे कि आपने देखा है बाय द इंक्रीजिंग द इंटरनोड, ठीक है। ठीक है, जो भी इंटरनोड जो होते हैं, इंटरनोड आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। इंटरनोड एक बार लिख देता हूँ फिर बता रहा हूँ। इंटरनोड इलोंगेशन करते हैं। देखो इंटरनोड इलोंगेशन का मतलब क्या है, जैसे कि ये पेड़ है ना, इसमें दो गांठ होती है। जैसे आपने बम्बू ट्री देखा, चलो बम्बू ट्री बना देते हैं ना, ट्री नहीं, बम्बू ग्रास है हमारा, ठीक है। ये है ना, ये बम्बू बम्बू का एक मतलब पेड़ ही जैसा बोलना पड़ता है, बट वो है ग्रास, ठीक है। तो ये बम्बू है, इसमें अच्छे से ड्राइंग बना देते हैं। यहाँ पे ये जो नोड है ना, ये नोड है, ठीक है। ये जो यहाँ से आपको उसके ब्रांचेस मिलेंगे इस तरह से। नोड में क्या होता है, इंटर कैलोरी स्ट्रीम होते हैं, जो कि डिवाइड करके नए ब्रांचेस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने जिब्रेलिन डाला, क्या डाल दिया यहाँ पे, जिब्रेलिक एसिड डाला, तो ये नोड्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, इंटरनोड का इलोंगेशन किया, नोड का इलोंगेशन नहीं किया। आपने क्या किया, इंटरनोड। तो मतलब इस दो नोड्स के बीच की जो जो दूरी है ना, उसको इंटरनोड कहते हैं। अब ये क्या होगा, इलोंगेट हो गया ना। अब क्या हो गया, ये इलोंगेट हो गया। ये इंटरनोड इलोंगेशन आपने कर दिया। तो यही काम कौन कर रहा है, हमारा जिब्रेलिन करता है, ठीक है। कौन कर रहा है, हमारा जिब्रेलिन कर रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि यहाँ पे जिब्रेलिन के ही आने के बाद से हम लोग सेक्स डिटरमाइन कर पाते हैं कि मतलब वो किस प्लांट में किस मात्रा में निकल रहा है। तो फिर हम लोग पता करेंगे कि उसके अंदर मेल फ्लावर होने की संभावना ज्यादा है या फिर वो फीमेल फ्लावर बना रहा है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में ये भी बताता है ना, सेक्स डिटरमाइन करता है। ह्यूमन बींग्स का नहीं भाई, प्लांट का सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो, जैसे वो कुकुम्बर में एंड स्पाइनच में, ठीक है। कुकुम्बर और स्पाइनच में, साग में, वो स्टेमिनेट फ्लावर बनाता है। स्टेमिनेट बोलने का मतलब मेल फ्लावर, ठीक है। स्टेमिनेट फ्लावर बनाता है, उसका मतलब क्या है, मेल फ्लावर ये बना रहा है, ठीक है। मेल फ्लावर बनाता है। और वहीं पे यही जिब्रेलिन क्या करता है, अ, अगर आप बात करोगे कि दूसरे फ्लावर्स में, वो स्टेमिनेट फ्लावर को सप्रेस कर देता है। चलो, तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग तीसरा फंक्शन जो इसका देखेंगे, वो है हमारा सीड जर्मिनेशन। तो ये सीड जर्मिनेशन में काम करता है, लेकिन याद रखना, जब भी आपके पास फेवरेबल कंडीशन हो, पानी भी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, गर्मी कम हो, है ना, टेम्परेचर मतलब कम हो, है ना, हवाएं कम हो, तब सीड जर्मिनेट करे। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है ना, ये सीड जर्मिनेट आपका कर जाएगा। तो सीड जर्मिनेशन कराता है, ये एंटागोनिस्ट हुआ। वहीं पे अगर आप मेरी वीडियो आपने देखी भी होगी या फिर कहीं से पढ़ा भी होगा, तो एब्सिसिक एसिड की अगर हम लोग बात करें, एब्सिसिक एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वो एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी करता है ना। डोरमेंसी मतलब क्या हुआ कि सीड को जर्मिनेट करने से रोक देता है ना, प्रिवेंट करता है ना, सीड जर्मिनेशन से। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, कि ये बोल्टिंग करता है, ठीक। बोल्टिंग, बोल्टिंग का मतलब क्या, बोल्टिंग का मतलब कि अगर कोई भी आपने कभी देखा होगा, गांव में आप रहे हो या फिर कहीं अगर आपने गार्डन विजिट करते हो, तो आप गार्डन विजिट अगर करते हो तो देखते होगे कुछ स्पाइनस के जो पौधे होते हैं, शुरुआत में कुछ इस तरह से होता है ना, इनकी पत्तियां इधर ही रहती है एकदम पास पास, ऐसे आप तोड़ के लेके जाओ, साग बनाओ और फिर क्या बनाओ, उसकी सब्जी वगैरह बनाओ, है ना, पालक पनीर। लेकिन कुछ समय के बाद से जब एक समय आता है जब उसकी पत्तियां तो बड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक से उसके इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है ना, इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है। और इंटरनोड का इलोंगेशन इसलिए होता है क्योंकि उसको फाइनली क्या करना होता है, फ्लावरिंग। तो जस्ट बिफोर फ्लावरिंग बोल्टिंग होता है, ठीक है। जस्ट बिफोर फ्लावरिंग क्या होता है, जो इंटरनोड का ग्रोथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। जस्ट बिफोर फ्लावरिंग क्या होगा हमारा, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, जस्ट बिफोर मतलब फ्लावरिंग से जस्ट पहले जो ये इंटरनोड इलोंगेट हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं बोल्टिंग। होप्स कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जिब्रेलिन का फॉर्मेशन रुक सकता है। तो जिब्रेलिन का फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने देखा कुछ इनहिबिटर्स, वो इनहिबिटर्स के नाम हम लोग यहाँ पे
देख लेते हैं। वो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर इनहिबिटर क्या होता है भाई? इनहिबिटर का मतलब होता है, इनहिबिटर का मतलब व्हिच प्रिवेंट एनी फंक्शन। हाँ, क्या होता है? प्रिवेंट नॉट फंक्शन बट सिक्रीशन या सिंथेसिस, है ना? सिंथेसिस स्टॉप कर देता है ना, प्रिवेंट स्टॉप कर देता है सिंथेसिस को, तो उसको इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं जिब्रेलिक एसिड के? तो एग्जांपल आप लिख लोगे, फॉस्फोन डी है, फॉस्फोन डी है, एएमओ 1618 है, और सायोसिल है, पैक्लोब्यूट्राजोल है, पैक्लो। तो ये सारे हमारे पास क्या है? आपके इनहिबिटर है, जो कि हमारे सिंथेसिस को, जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है। फॉस्फोन डी, एएमओ 1618, सायोसिल SCYOCEL, और पैक्लोब्यूट्राजोल। तो अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है, अगर कोई चीज समझने में दिक्कत हुई है, तो आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आप वीडियोस को रेगुलर देख रहे हो तो अच्छे से इसको वापस देख लेना, किताब से पढ़ लेना। नेक्स्ट टाइम में हम लोग इस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।